अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर आजकल गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पर बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की जो ख़तरात हैं पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसके बारे में आगही पहुँचाई जा रही है तमाम ही ज़राए से, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए और मुख्तलिफ ज़राए से। मोबाइल के ऊपर आप टेलीफोन कॉल करते हैं उस वक्त भी आपको ये बताया जा रहा है कि आपने एहतियात रखनी है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का यही बन चुका है कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। कहीं वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, जो लामाला हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं उसका सिलसिला जारी है, लेकिन उसमें भी मुश्किलात हैं। बहरहाल उसके ऊपर आज गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर इस हवाले से भी बात की जाएगी और साथ साथ मुल्की मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स में बात की जाती है। और मसाइल क्योंकि इतने सारे हैं कि फ़र्दन उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में बात की जाए। बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर हमने मदऊ कर रखे हैं। बिला ताख़ीर आज उनका आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और उसके बाद ही हमारी गुफ्तगू जो है आज जारी रहेगी। और ख़ास तौर पे शहर कराची के एक अहम हलक़े में N249 में, क्योंकि वो मरहला जो है इंतखाबी मुहिम का वो मुकम्मल हो चुका है और देखना ये है कि कौन सी सियासी जमात यहाँ पे सबकत ले जाएगी, किसकी पोजीशन मुस्तहकम नज़र आती है। ये तमाम मामलात हैं जो आज ज़ेर बहस आएंगे। तो बिला ताख़ीर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा अपनी इस नशिस्त में। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप हम देखते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खुलकर बात करते हैं और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। जिन लोगों ने अब तक उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी है तो आज ज़रूर उनकी गुफ्तगू सुने। मिर्ज़ा साहब को खुश आमदीद प्रोग्राम। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते ही हैं। मईशत के हवाले से जब बात होती है तो बड़े साफ़ अल्फाज में और बड़े सहल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और मामलात को समझाते हैं। और ये मईशत के मामलात क्योंकि समझना है इस वक्त फ़ी ज़माना ज़रूरी हैं, तो इसीलिए हम उन्हें मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब की, सीनियर तज्ज़ियाकार, तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब कहाँ से शुरू किया जाए? मेरा क्योंकि बड़ी नाक़िस सी अकल भी है और मामलात को इतना ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ भी नहीं पाता है। खान साहब की मैं अक्सर देखता हूँ टीवी के ऊपर आते हैं, कौम से ख़िताब कर रहे थे। एक दिन इत्तेफाक हुआ टीवी लगाने का तो पता ही ये चला कि खान साहब फरमाने लगे कि जो मईशत है 2 साल की जो कारकर्दगी है उसमें बहुत मुतमईन हूँ, बल्कि उसके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। उसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पंजाब के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दी कि शहबाज शरीफ और अगर उस्मान बुज़दार का मुकाबला किया जाए तो यकीनन उस्मान बुज़दार कहीं बेहतर है परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये सारी हमें तो समझना बड़ा मुश्किल हो रही है, देखने वाले भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। फरमाइए आपको क्या समझ में आता है, किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं और ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है ये बात बताने की? फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर। जिस तरह आपने सवाल किया कि अगर हम टीवी खोलते हैं जी, और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये मौजूदा वाहिद हुकूमत है जिसके वज़रा से लेकर मामलीन और मुशीर तक हमें वक्त आपको आवाम की खिदमत के बजाय टीवी पे मसरूफ़ दिखेंगे। बहुत खूब। और उसमें जो उनके क़यादत कर रहे हैं खान साहब, जी, जब उनकी बात करते हैं, आप देखें इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। कोरोना वायरस के हवाले से इस मुल्क को कितने बहरान है, बिल्कुल ऐसे आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर माशी बहरान आया हुआ है और गुर्बत जो है ना, गुर्बत की सतह से बहुत नीचे आ चुकी है। गरीब का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा ही। लेकिन जब हम खान साहब और उनके जो भी रुफ़का हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर ख़जाना, उनकी जब बातें सुनते हैं ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का मईशत से भरपूर वो जहाज़ इतनी बुलंद परवाज़ पे कर रहा है जिसमें अगर हम 7वें आसमान को छूता देखें तो कम है। क्या कह अच्छा, रहे हो? ये बहुत खूब। गुफ्तगू बहुत मैं आम अल्फाज में इसलिए कह जी, रहा जी, हूँ कि ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको उनकी समझ आ में सके। जाए। बहुत खूब। अब जब हम उनकी बातें सुनते हैं ऐसा लगता है इस पाकिस्तान के अंदर शीरी फरात दोबारा ज़िंदा हो गए हैं। नहर जो है ना वो दूध की बहना शुरू हो गई हैं। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। हुकूमत अभी 3 साल के अंदर ना सिर्फ माशी हवाले से बल्कि समाजी और अखलाकी हवाले से क्या अच्छी बात। आवाम के अंदर अपना जो उसका जो एतमाद था बहाल करने में मुसलसल नाकाम दिख रही है। ठीक। जिसकी बुनियादी देखें, अगर हम एक सूरत हाल देख रहे हैं जिस तरह अभी बात हो रही है, होगी भी आगे, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, इस वक्त खान साहब उनकी टीम बजाय इसके उसको पर काम करने के तख्त की नुमाई में लगी हुई है। और जिस तरह आपने उस्मान बुज़दार की बात की, देखें वो तो वाकई बहुत अच्छे हैं ना।
जो यस्सर मैन उनके अंदर मौजूद है, जो क्वालिटीज उनमें मौजूद है, उनको पता ही नहीं है मुल्क के अंदर क्या होना है, शहर के अंदर क्या होना है। वो आदमी है जब मुल्क उसके शहर के अंदर कोई मामलात उठते, आपको याद होगा एक लड़की के साथ हादसा हुआ था हाईवे के ऊपर जो रैप हुआ था, उसके बाद जब आप गश्त पे निकले उन्होंने क्या चीज़ देखी कि फला बल्ब फ्यूज़ है जी। तो जिसके जहनी सतह यहाँ मौजूद हो, गुड गवर्नेंस उसको आती नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालना ना आते हो, तो ऐसे में उसका मुकाबला शहबाज शरीफ से करना इंतहाई ज़्यादती और खान साहब को जहन की अक्कासी कर रहा है कि उनको वो लोग पसंद हैं जो सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाएं। यही वजह आप देखें जितनी तेज़ी सूरत चेंज होती जा रही है, सियासी भी और अखलाकी भी। माशी सूरत का तो मुझसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो बेचारे गुजारा कर रहे हैं कि जब उनके घर में आप जाएं तो अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके पास बिजली के बिल देने की पेमेंट नहीं है, जिनके बच्चे अल्लाह न करे घर में कोई बीमार है दवाई लेने की सकत नहीं है उनके पास, उनको ये नहीं पता बेचारे के किस तरीके से अपने घर का गुजारा करें। एक मिसाल दी जाती थी ना कि चादर वो जिससे अगर आप सर ढांपेंगे तो पैर खाली हो जाएंगे, तो आज सूरत हाल को हम अमली तौर पर देख रहे हैं इस माशरे के अंदर और ख़ासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, यही अक्कासी करता है कि आपकी मईशत में हो क्या रहा है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। फ़र्क भाई ये फरमाइएगा, मामला आपकी समझ में आते हैं, अब तो क्योंकि इकॉनमी को समझते हैं, बड़े मुश्किल बातें हम लोग अक्सर प्रोग्राम में करते होते हैं, आपको याद है, लेकिन हकीकत तो यही है। मिर्ज़ा साहब ने जैसे फरमाया कि एक आम आदमी के खाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी उसकी मुश्किल होती जा रही है, कोरोना की वजह से घेरा तंग होता जा रहा है, पहले माली मामलात के हवाले से महफूज नहीं था, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था, और अब कोरोना की वजह से जो कसर है बाकी वो पूरी हो गई है, यानी कि वो जान से भी गया और माल से भी गया। अब ऐसी सूरत में रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे इस बयान के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा बयान जो है वो कानों को भी चुभता है, जहन में भी एक वो होता है कि ये किस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा, अगर बात यहीं तक अगर महदूद रहती कि हम इत्मीनान बख्श है, अगर वो फरमा ये रहे हैं कि हमें इसके ऊपर फ़ख्र है 2 साल कारकर्दगी पे, तो ये फ़ख्र करने के लिए तो यकीनन कोई बहुत बड़ा ये दावा है। अगर आप कहते हैं कि मुझे अपनी कोई चीज़ जो मैंने बनाई है इसके ऊपर फ़ख्र है, तो यकीनन इसके पीछे कोई ठोस दलील मौजूद होगी। यहाँ क्या चीज़ नज़र आ रही है, ज़रा ये फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई, हमें मुल्क की इकॉनमी को जब देखना होता है तो हमें उसको मैक्रो लेवल पे देखना होता है, ठीक है। अब जहाँ तक मैं इसको पहले नीचे से शुरू करूँ कि जो अवाम परेशान है, वो परेशान है डेफिनेटली महंगाई से, ठीक है। महंगाई ने जो इस वक्त सर उठाया हुआ है उसको कुचलना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किस तरह कुचला जाए इस चीज़ को। ठीक है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी माफियाज़ हैं जो कि महंगाई करती हैं। मैं पहले भी आपको जिक्र करता रहा हूँ कि जब हम बीच में थर्ड मैन रखते हैं, तीसरा आदमी होते हैं, चौथा आदमी होता है, मिडल मैन होते हैं जब, तो वो उस चीज़ को बेसिकली महंगाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, उनके ऊपर लोगों ने पैसे लगाए होते हैं, बहुत बड़े लोगों ने सरमाया उनके साथ लगाया होता है, ठीक है। और वो बैक एंड पे सारी माफिया वो काम चला रही होती है, ठीक है। अवाम को इसका पता नहीं होता है कि महंगाई करने वाला कौन है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब मैक्रो लेवल पे जो खान साहब ने बात की, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, राइट, आपको पता है कि हम वेरी न्यूट्रल पर्सन, ऐसा ही। और मैं जब माशी बात करूँगा तो आपसे मैं फिगर्स के साथ बात करूँगा कि यार इसकी क्या वजह है, क्यों कह रहे हैं, क्या चीज़ है, जो कुछ भी है उनकी जो भी खामियां तो हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी इकोनॉमी वाइज हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो किसी हद तक वो बहुत ठीक है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, देखिए आप ये देखें कि 2018 में हमारी एक्सपोर्ट घट के 19.42 बिलियन डॉलर हो गई थी 25.72 बिलियन डॉलर से, ठीक है। हमारा जो इम्पोर्ट्स था वो 60 बिलियन डॉलर का हो चुका था, राइट, और हमारा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, इट वाज लाइक 40 बिलियन डॉलर, ठीक है। करंट अकाउंट हमेशा से खसारे में रहा हमारा, राइट। अब आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ के इस वक्त 23 बिलियन डॉलर के करीब आ चुकी है, राइट। इन 2 सालों में एक्सपोर्ट बढ़ के 4 बिलियन डॉलर तो बड़ी एक्सपोर्ट आपकी, बिल्कुल ठीक है। आपका इंपोर्ट बिल घट के इस वक्त 42-43 बिलियन डॉलर पे आ गया, तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी 17-18 बिलियन डॉलर से कम हो गया, ठीक है। यही वो वजूहात। सेकेंडली, थर्डली जो है, आप देखें कि जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं हमारे बाहर के लोगों के, वो 24% बढ़े हैं जी। अच्छा, उससे अब क्या हुआ कि हमारा पहली दफ़ा, आपको पता है कि इस पिछले फिस्कल ईयर में से जो है हमारा थर्ड क्वार्टर में जाके हमारा जो करंट बैलेंस था वो दैट वाज इन पॉजिटिव। 881 मिलियन डॉलर का हमारा करंट
बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में आया, Positive आया, कभी नहीं आया surplus हो हमारा, गया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अच्छा, हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, सेकेंडली अब आप देखें कि इस वक्त आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट हैज़ रीच टू अगेन 45,000 से क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, राइट। ठीक है। फिर आपका जो डॉलर है, आप देखिए वो इस वक्त 160 से उसने बैक मारा, 152 से आगे 153 पॉइंट समथिंग इस तरह हो चुका हुआ है, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमिक इंडिकेशंस होती हैं किसी भी मुल्क के हवाले से देखा जाए। कंस्ट्रक्शन आपकी बूम पर है, राइट। किसी मुल्क को भी गेज करना हो, कहीं भी आप जाएं तो आप देखेंगे अगर कंस्ट्रक्शन बूम पर, इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है ना वो चल रही है। क्यों? इससे रिलेटेड तकरीबन 67 से 70 इंडस्ट्रियां चल रही हैं साथ साथ, बिल्कुल ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये मैक्रो लेवल जब सोचते हैं ना तो दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो माशी सूरत हाल है वो ठीक जा रही है, इट इज ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आम आदमी को इसका फहम नहीं है कि करंट बैलेंस क्या है, ये ट्रेड बैलेंस क्यों आउट हो गया था, एक्सपोर्ट क्यों घट गई थी। उनको है कि महंगाई क्यों है, ऐसा ही, ठीक है, महंगाई क्यों है। अच्छा, अब महंगाई के पीछे देखिए अभी तक चीज़ें जो चल रही हैं बैक एंड पे, आई होप कि अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट को अभी आया है कि मिडल मैन का रोल किस तरह ख़त्म किया जाए। ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको आम आदमी को समझाने वाली बात यह है कि आप सब्जी या फ्रूट जो चीज़ें महंगी होती हैं उसमें जो आड़ती का जो रोल होता है वो सबसे गंदा रोल होता है, ठीक है। एक ग्रोवर को पैसे नहीं मिलते, ग्रोवर चीज़ बेचता है 5 रुपए किलो की, लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं, और आड़ती 5 रुपए किलो खरीदता है जी, और आगे 45-50 की बेचता है एजेंट को, ऐसा ही, ठीक है। एजेंट फिर बेचता है ब्रोकर को 50-55-60 की रख के, बिल्कुल ठीक। ब्रोकर फिर बेचता है रिटेलर को, जो ठेले वाला है या दुकानदार है, उसको बेचा 70 रुपए में, मुझे और आपको मिली वो 100 रुपए में। चली कितने की वो, ठीक है, 5 रुपए से, 5 रुपए से चली। अगर ये जो आड़ती है इनका सिस्टम अगर आप डॉक्यूमेंट कर दें कि भाई आपने 5 की खरीदी है ना, डॉक्यूमेंट करो, आपने इतने की बेची है, डॉक्यूमेंट करो, तो उससे क्या होगा, इनका टैक्स आएगा, वो खुद घबराएंगे कि इतना हम कैसे करें। फारूक भाई एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की इन चीज़ों की। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी फिस्कल डिसिप्लिन। आपको बाहर से गाइडलाइन मिली, आपके ऊपर कंडीशंस लगी, तो बहालत मजबूरी आपने चीज़ों को रेगुलराइज करना शुरू किया और उसके ऊपर चेक्स लगाने शुरू किए, जिसकी वजह से आपकी रेमिटेंसेस जो कि इलीगल चैनल से आ रही थी चैनलाइज हो गई। बिल्कुल, इसका क्रेडिट आप देंगे बाहर वालों को, उनकी तरफ से आपके ऊपर एक हार्ड कंडीशन लगाई गई थी कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे दीगर मामलात में आपने बात की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स में क्या आप नहीं समझते क्या एक ब्लेसिंग भी हमारे ऊपर रही कि जब रीजन के अंदर हमने देखा कि कोरोना की वजह से ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जो वो स्क्वीज़ उनके होते रहे, तो हमारी मार्केट जो है वो एक्सपेंड होती चली गई। ये आप मानेंगे इस बात को कि हमें एक ब्लेसिंग भी हमारे ऊपर रही है। फिर इसके बाद हमने इंपोर्ट्स के हवाले से जैसे आपने बात बताया, हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई इसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई, कोई रोबस्ट इसके अंदर ग्रोथ होती। हमने अपने इंपोर्ट्स का साइज़ कम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी जहाँ पे थी वो उसी तरह स्टैग्नेंट रही है। तो इसमें अचीवमेंट किसको समझा जाए कि ये चीज़ें, इसमें आधा हिस्सा तो हम देखते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रही हैं, कुछ हमें बाहर वालों ने रेगुलेट कर दिया है, और कुछ हमने जो है वो एक्सपेंडिचर, जैसे हमारा बहुत बड़ा बजट एक्सपेंडिचर है, हमने उसको कम करने की कोई कोशिश नहीं की। तो हम किस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिन रेमिटेंसेस के हवाले से भी बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको फिस्कल डिसिप्लिन बाहर वालों की तरफ से मिला है, आपकी अपनी क्या अचीवमेंट है ये तो बताएं। कि इकोनॉमिस्ट ये तो बात कर रहे हैं कि ठीक है जी आपकी इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पर नज़र आ रही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप देखें आपने जो अपने फॉरेन रिजर्व्स जो पाइल अप किए हैं वो सारी बोरोड मनी है, वो डेट रीपेमेंट आगे आपको जाके करनी है। अगर आपने बॉन्ड्स इशू करने हैं तो मैच्योर होंगे, वो पेमेंट पाकिस्तान की आवाम ने करनी है, वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पाकिस्तान की आवाम ने करनी है। तो ये तो मजीद और बर्डन आपकी इकोनॉमी पे आएगा, इस चीज़ को क्यों नहीं रेगुलेट? देखिए बात ये है कि फॉरेन रेमिटेंस की जो आप बात की आपने FATF की वजह से, इस वक्त मैं अगर एज ए बिजनेस मैन मैंने कोई पैसे भेजने होते हैं ना, इस वक्त इतनी सख्तियां हैं यासिर भाई कि मुझे मैं आई कांट सेंड दैट मनी। बिल्कुल ऐसा ही। इवन व्हेन आई रिसीव सम मनी फ्रॉम अ पर्सन, there are a lot of questions they ask and they do not transfer that money into my rupee account until unless I can satisfy them, ठीक है। ये हमने कोई ज़बरदस्ती लोगों को नहीं कहा है कि लोगों को कि जी आप करेंगे तो ऐसा होगा। ये उनकी अब मजबूरी बन चुकी है कि थ्रू बैंकिंग चैनल ही पैसे आने हैं। देखिए जब आप हवाले से पैसे भेजते थे वो सामने नजर नहीं आते थे। पाकिस्तान की जो देखिए अंडरग्राउंड इकोनॉमी हर जगह होती है, पाकिस्तान की जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है उसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखें आप लोगों को पैसा बहुत नजर आता है हम लोगों को, लेकिन कहते हैं यार ये कहाँ से आ रहा है पैसा यार, ठीक है। हम जितनी गाड़ियाँ आप लेविशली खाने पीने रेस्टोरेंट सब जाके देखें जरा जाके कि क्या हाल क्या है, राइट। तो वो हमारा पैसा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ
टैक्स लोग नहीं देना चाहते, ठीक है, किसी से बात कर लें आप, जो देता है बड़ा तकलीफ से देता है यार, कोई खुशी देता नहीं है यार, ठीक है, नहीं यार ग्लोबल क्या फिनोमेना मुसीबत है है वैसे ही, यार, हाँ, हम नहीं लोग यार अपने ये क्या है यार ये बहुत टैक्स है यार, ठीक है ना। जी। अच्छा, सेकेंडली अब देखिए गवर्नमेंट की जो ब्लेसिंग्स की बात की, यस, क्या आप मुझे ये बताइए, ये 2-3 साल गवर्नमेंट को आप छोड़ दें, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ ना, क्या उससे पहले 30 साल में क्या हमारे पास दूध की नहरें बह रही थी इस मुल्क में? ऐसा नहीं था, क्या हर बंदा खुशहाल था? हर बंदे के पास गाड़ी थी, बिल्कुल हर बंदे के पास बेहतरीन घर था, सस्ती था, जमाना जबरदस्त था। बस 3 साल में आके इन्होंने जनाब आके बेड़ा गर्क कर दिया है और अब अवाम को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, अवाम को मसले मसाइल आ गए हैं। देखिए ये सारे हम पॉलिटिकल बयान तो दे सकते हैं, ये एक पूरी हिस्ट्री है जिसको हम लेके चलें अगर, कि पिछली गवर्नमेंट के अदवार में ऐसा क्या जबरदस्त चीज था यार कि हम कहेंगे यार बहुत अच्छा था। अभी जैसे मैं आपको फिगर्स बताए हैं, उस जमाने में कभी किसी ने नहीं कहा। फारूक भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, और देखिए इसके रोड से ऊपर अभी भी है। आप देखिए मेरी बात सुनिए, public आपने spending- लाहौर में बनाई ऑरेंज ट्रेन, क्या उसकी जरूरत थी? नहीं, वो किस पे बनाई बात उन्होंने? बिल्कुल देखिए वो दुरुस्त है। वो कुछ लेविश कॉस्मेटिक्स हमारी हैं। ऐसे ही था, देखिए ऐसे ही। शहबाज साहब ने कॉस्मेटिक्स, इन लोगों का इनको पता है तरीका नून लीग को कि हमें करना क्या है, पॉलिटिकल गेम में पॉलिटिकल गेन करते हैं, उसमें लोन लेके करके चीज बना दी, नजर आए। अब देखिए हर बंदा बोलेगा देखो जी मोटरवे बन गया, देखो जी ऑरेंज ट्रेन बन गई, देखो जी। अच्छा, बाकी अवाम की क्या हालत थी किसी को पता नहीं है। ऐसा ही। देखिए हमारा सेहत का निजाम देखें, क्या पिछली अदवार में अच्छा था? नहीं, नेवर आज तक अच्छा नहीं हो हमेशा सकता, से ऐसे ही ठीक। था। अच्छा, आज तो फिर भी वो हेल्थ कार्ड शुरू हो गया, ऐसा सब शुरू हो गया, जी, वट एवर। क्या पिछली अदवार में क्या तालीमी निजाम बहुत अच्छा था हमारा? नहीं था, वो कभी। इन्हतात का शिकार है, आज तक ही शिकार है उस आज चीज ऐसा का, ही ठीक है। महंगे स्कूल आज भी हैं, किसी को तालीम इस तरह मिल नहीं पा रही, ठीक है। क्या उससे पहले अगर आप ओवरऑल देखें, क्या महंगाई उस जमाने में नहीं होती थी? ठीक है, उस जमाने में 115 रुपए में चीनी गई थी, किसी ने कुछ नहीं बोला था, नहीं ठीक है। पेट्रोल भी इतना महंगा गया, ये वो कमोडिटीज हैं। अब चीनी हमारा स्टेपल फूड नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए चीनी बनाने की पाबंदी लगाए, चीनी इंपोर्ट करें आप यार। हमारा स्टेपल फूड गंदम है, हमें कॉटन चाहिए, हमें चावल चाहिए। आप जो पानी इतना जाया होता है गन्ने के ऊपर, उसकी जगह आप चावल उगाएं आप, वो हमारा स्टेपल फूड है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चीनी हमारी जरूरत नहीं है घर में सर, आपके घर में राशन आता होगा, आप बताइए कितनी चीनी, आप चीनी खाते हैं क्या? मैं तो नो, इस्तेमाल ही नहीं करता। आप तो रोटी खाते हैं ना यार, हम लोग तो साल में रोटी खाएंगे ना यार। तो ये एक चीनी को प्रोटिसाइज करके चीनी इतनी महंगी हो गई, चीनी इतनी महंगी, यार चीनी को बंद करें आप। चीनी इस मुल्क में नहीं बननी चाहिए, जो माफिया उभरे इस किस्म का उसको आप बंद कर दें सर। अच्छी बात है, लेकिन ये तो खैर अब बहुत सारे बड़े बड़े जो सियासी नाम है ना, ये जो खानदान में घराने बने हुए हैं, सब सफास्ती से मिट जाएंगे। तो आप तो स्टेटस को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। मेरे साहब फरमाइए, अब मुश्किल फैसले तो करने पर आपको पड़ेंगे, लेकिन होता यह है अमूमन यहाँ पे जब भी मुश्किल फैसले किए जाते हैं ना, तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं। आवाम को तो चलें आदत हो गई है, हर कोई आकर इस तरह के फैसले करता है। फारूक भाई ये भी फरमा रहे थे कि किसी भी दौर में जो है वो सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर बैठ के तबसरा किया जाए कि वहाँ पे माँ सिवाय एक के, मैं अगर उनका नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं पता नहीं बार बार उनका क्यों नाम ले लेता है। मैं मुशर्रफ साहब की हमेशा मिसाल देता हूँ, फारूक भाई से इस पर आगे बात करेंगे आपसे भी, लेकिन ये कि उसके बाद सूरत हाल जो है कभी भी बेहतर नज़र नहीं आए। फरमाइएगा, अब मुश्किल फ़ैसला किया तो आपने देखा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा जो है वो बनना शुरू हो गया है, तो ये हर दौर में आ रहा है। किस तरफ सियासी मामला जा रहे हैं फरमाइए। मैं सबसे पहले तो फारूक भाई की बात से इत्तेफाक करूँगा। अगर मैंने पहले कहा कि आदाद व शुमार के हवाले से हम देखें तो यकीन जाने से लगा पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान बहुत आगे चला गया, ऐसे ही। लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम चीज़ें किससे वाबस्ता हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी की ज़िंदगी जब तक बेहतर नहीं होगी हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि माजी के अंदर कॉस्मेटिक किया गया और लाइन चलाई गई, लेकिन तीखा लोगों को कम से कम जहनी आसूदगी मिली। अच्छा, फिर उसमें और इस हुकूमत में देखें, मेरा भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आवाम की नुमाइंदगी करता हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क यह, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, खान साहब की हुकूमत में सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इन्होंने ख्वाबों के बजाय ताबीर देना शुरू किया। वक्त से पहले वो बातें कर ली जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अमली इक़दाम आप 25 साल से सर्वाइव कर रहे हो हुकूमत हासिल करने के लिए, हुकूमत में बैठने के लिए, अवाम के मसाइल की निशानदेही कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि बजाय से अमली इक़दाम होने थे उससे आप बहुत दूर चले गए। आज भी आप देखें, आप जब भी ऐवानों में बैठते हैं, आप बजाय अवामी मसाइल के आप अपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, मुखालिफ लोगों की बात कर रहे होते हैं। अब आप दोहरे मेयार की बात कर ले लेना। इस वक्त देखें, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत अच्छा होता अगर ये फैसला वाकई हकीकत में मबनी होता और इसके पीछे सियासी मकासद नहीं होते, दोहरा मेयार नहीं होता। देखिए, खान साहब हमेशा एक चीज़ कोड करते हैं कि माजी में कौमें तबाह क्यों हुई, कि उनके यहाँ दोहरा मेयार था, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। अच्छी बात है। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि अपना डॉक्टर रिजवान साहब को हटाने की वजह क्या है? क्या ये वजूहत है कि उनने खुसरो बख्तियार की जो 2 स्टार की जो अपनी शुगर मिल है, जिसमें उनके ज़ाती 13 करोड़ रुपए के एहसास है, इसके अलावा उनके इख्तियारों के शामिल है। अब उन्होंने जब उन पर हाथ डाला
तो फौरी तौर पर डॉक्टर ज़मान की तब्दीली सामने आ गई। सही। इसके साथ साथ उन्होंने एक परमिशन मांगी थी कि जनाब मुझे जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया? बिल्कुल ठीक। इसी वक्त जैसे अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर देखिए आम आदमी देखता है फॉलोअर्स है वो, ऐसा ही। आप जब बात करते हैं अपने हलकों में जाके सियासी वाले से, आप कहते हैं जी तमाम आवाम जो है ना मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कह रही है। कहाँ है आज वो आवाज़? बिल्कुल ठीक है। कहाँ है जो आपके नुमाइंदे कि आपको एक मास्क बनाने के लिए अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान आर्मी को मदऊ करना पड़ा? ऐसा ही। उनके जो जाती काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको छोड़ के आप आवाम में आए। कहाँ है वो सियासी लोग जो बाला गा करते कि जनाब हम हलकों में जाते हैं, आवाम कंधों पे बिठाती है। ऐसा ही। आप इस वक्त देखेंगे कि आप केपी के डॉक्टर अपने जो तैमूर झगड़ा साहब हैं जी। आवाम को आप कह रहे हैं कि जनाब आप मास्क पहने, एसओपीज पे अमल दरामद करें, और तैमूर झगड़ा साहब जाते हैं जाती दोस्तों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 100-150 अफराद का काफिला लेकर और शटर खुलवाते हैं, और जाने के बाद बाकायदा अफ्तार पार्टीज हो रही हैं। तो यार आम आदमी नहीं सोचेगा कि आपके अमली इक़दामात में और कहने में बड़ा फर्क है। यही वजह है कि आज भी 3 साल कारकर्दगी अगर हम खान साहब की देखते हैं, बावजूद इस कोशिश के कि बैनुल अक़वामी सतह पर या मुल्क से बाहर जो भी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, उन्होंने बड़े इकदाम किए हैं, बड़े फैसले, लेकिन अवामी समरात किधर हैं? अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात किधर हैं? अवाम के मसाइल किधर हैं? आज भी इनका जो अवामी नुमाइंदा, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान पीटीआई की बात कर रहा हूँ, किसी भी सियासी लीडर को ले लें, आप ईमानदारी से उसको बोलेंगे अपने हल्के में जाकर वो 1 घंटा बैठ के अवामी नशिस्त तो कर ले। मैं कह रहा हूँ इनके मुंह काले कर दिए जाएंगे, इनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। इसलिए जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे, एक आम गरीब के बच्चे पीने के पानी को तरस रहे हैं, आम मेरे बच्चे स्कूल जाने को तरस रहे हैं, आज उनकी किताबें उनकी क़ुव्वत ख़रीद से 10 से दूर हैं, और इनके बच्चे जाकर अशराफिया के माशाल्लाह बड़े बड़े मुल्कों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कानून अलग है, आपके लिए अलग है, तो ये फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर होता है। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू हमने करनी है, ख़ासतौर पे ये जो आपने जिन मसाइल की निशानदही की है, बड़े सतही मसाइल हैं, लेकिन क्या करें कि 70-72 सालों के अंदर यही मसाइल इसमें अभी तक लोग उलझे हुए हैं। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू हमने करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए स्टूडियोज़ में, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त मुल्क की जो जारी सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, और मुख्तलिफ़ हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी। मिर्ज़ा आलम बेग साहब यहाँ पर कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। मिर्ज़ा साहब, अवामी मसाइल का आपने तज़किरा किया और आपने निशानदही की कि अगर ये मामलात हल किए जाएँ तो यकीनन इससे अंदाज़ा ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत सही समत में है, जिसके बारे में बारहा दावा किया जाता है। अच्छा जी, अब ये फरमाइए कि जो सतही मसाइल हैं ये तो निचली हुकूमतों ने हल करने हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं अगले दिन देख रहा था, मैं इसी तरफ आता हूँ, टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, तो एंकर साहब जो थे प्रोग्राम के, उन्होंने कमोबेश तमाम ही हल्के के जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MQM के और जो दीगर जमातें हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे जाके पूछा तो सबका एक ही नारा था कि जब आएंगे हम नेशनल असम्बली की सीट जीतेंगे तो जो आपका पानी का मसला इस हल्के का जो है वो फ़ौरन से हल करवाएंगे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ सुनकर ये बात कि एक MNA कैसे ये मसला हल करा सकता है। ये तो एक बड़ा सतही मसला है, ये तो काउंसलर और इस लेवल का मसला है, तो MNA इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकेगा। तो आज तक पाकिस्तान में सियासत का महवर और मरकज़ यही है, सबसे बुनियादी इंसान की ज़रूरत पानी, उसके लिए 249 हल्का है, लोग धक्के खा रहे हैं। कमोबेश कराची की ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन उस हल्के में ये ज़्यादा परेशानी। अब फरमाइए, ये सियासत का तरीका है और अभी तक इसी तरह सियासत हो रही है, कैसे तब्दीली आए फिर? देखें, जब तक सियासत रियासत का हुसूल दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, वाह, उस वक्त तक ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। आज जिस तरह आपने बात की, मुझे हंसी आ रही है उस कैंडिडेट का सुन के जो MNA के लिए नामजद होने जा रहा है, आवाम से उम्मीद रख रहा है इसको कौमी असम्बली में भेजे। वो ये बात करे कि मैं यहाँ के पानी के मसले हल कर दूंगा, इंतहाई शर्म की बात है। जब आपको पता ही नहीं है कि मेरी हुदूद क्या है और मेरे काम क्या है, तो आप आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? अब इस वक्त सूरत ये है कि जिस तरह आपने NA 249 की बात की, यकीन करें वो कराची का मिडिल एक नुमाइंदगी कर रहा है जी। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ जाके देखें पूरे कराची का पस मंजर वहाँ आपको दिखेगा, ऐसा ही। वहाँ पे गलियाँ वैसी टूटी हुई हैं, ऐसे ही, सड़कों की कोई बेहतरी नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे NA 249 हो या कराची या पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो,
वहाँ इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए इस वक्त NA 249 के अंदर हर जमात का नुमाइंदा वहाँ का मसला हल करने की कोशिश में मसरूफ है। बिल्कुल ऐसा ही। उसका अवाम को कम से कम कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है। आज उसकी गली में वो लोग दिख रहे हैं जो कल जाके अवानों में बैठेंगे। ऐसा ही। अब अगर ये इलेक्शन हो गए तो ये लोग कहाँ मिलेंगे, ऐसे ही। कहाँ जाएंगे उनके मसाइल। आप यकीन जानिए वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स मैंने भी सर्वे किया है, ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के लिए लाजिम मुलजुम है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जैसे ही कल की ये तारीख होगी, इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन का इनेकाद और उसका तमाम इलेक्शन के नताइज जब सामने आएंगे, उसके बाद ये नाकैद हो जाएंगे। ऐसे ही। ये वो मुकद्दस गाय बन जाएंगे जिसको छूने और देखने से इंसान थोड़ा सा कम से कम, अगर हिंदू रवाज की हम बात करें तो उसमें मोहब्बत जाना जाता है। ऐसे ही। ये वो माशरा जब तक करवट नहीं लेगा, जब तक हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। अगर हम कराची के हवाले से बात करते हैं, देखिए इख्तियारात जब तक निचली सतह तक नहीं जाएंगे, जिसका जो काम है वो उस तक नहीं दिया जाएगा। देखिए अगर कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है ना, तो उसको पता है कि मेरा मुकाम क्या है, मेरा मौजू क्या है, मैं किस मौजू पे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम एक ही उस्ताद से रखेंगे, वो इल्म माशियात भी पढ़ाए, वो फिजिक्स भी पढ़ाए, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाए, तो नामुमकिन बात है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आप देखें माशरे के अंदर कितना बड़ा प्रोफेसर क्यों ना, उसका बच्चा तालीम हासिल करने के लिए एक निज़ाम से गुजरता है। ऐसे ही। हालांकि उसका बाप या माँ जो है पूरे माशरे की तालीम कर रही है, लेकिन वो अपने बच्चे को उस जगह भेजने पर मजबूर है, उस निज़ाम का हिस्सा बनेगा। तो इसी तरीके से जब हम सियासी लोगों की बात करते हैं तो नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासत इबादत हुआ करती थी, आज सियासत रियासत का हुसूल बन गई है, आज पावर्स का हुसूल बन गई है। जहां माशरे के अंदर ये चीज़ें जन्म ले लेंगी, ये माशरा करवट नहीं लेगा, इख्तियारात उसके असल लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। फारूक भाई ये फरमाइए कि ये तो इस वक्त आपकी सूरत हाल है। अब जहाँ पर कोई सियासी कल्चर ऐसा ना हो जो मामलात को समझते हो, और लोग भी जो वोट डालने वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हो। अब ये जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो खुदा रहा इससे पहले भी जो 18 के अंदर जब इंतखाबी मुहिम चली थी, कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, आपके ख्याल में यही सारे दावे किए गए थे, यही वादे किए गए थे, और उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए कि ये जो सियासी कल्चर है कैसे हकीकी मायनों में तब्दीली आएगी अगर लोगों को अभी भी इसी तरह के ख्वाब दिखाए जाएंगे। मिर्ज़ा साहब अक्सर कहते हैं जी ख्वाब नहीं ताबीर दिखाई जा रही है, तो नतीजा इसका क्या निकलेगा, ये फरमाइए। देखिए यासिर भाई, मैं तो इस सिस्टम के ही ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। ये जो मौजूदा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये इंतहाई थर्ड क्लास और जंग-आलूद सिस्टम है। ये MNA की हैसियत क्या है? MNA क्या नालियाँ, रोडें, पानी देने का इख्तियार होना चाहिए उसके पास? कतई नहीं होना चाहिए। क्या इनको फंड्स देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। इनका काम है कानून साजी करना, ठीक है। हमारी अवाम एक्चुअली क्या है, देखिए हमारी अवाम की तरबियत नहीं हुई है। हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, सबसे बड़ा तो फ्लॉ हमारे निज़ाम तालीम का है, जिसमें आजकल तो तालीम बेची जाती है, तालीम अब दी भी नहीं जाती क्योंकि जितनी महंगी तालीम है, तालीम बेची जाती है, लेकिन उसमें तरबियत का फुकदान है। ऐसा ही। ये जो अवाम है ना सर, इनकी तरबियत ही नहीं है। हम देते हैं पार्टी को वोट जज्बातीपन में। ये अवाम इसी काबिल है कि इनको और जूते पड़े जब ऐसे जाहिल लोगों को वोट देंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो ये अवाम की बेसिकली खामी है, उनकी नहीं है। वो तो मदारी है सर, वो तो इनको नचा रहे हैं ना, वो तो जीत जाएंगे। वो तो अवाम को पागल बनाना है कि हम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होना कुछ नहीं होता। लेकिन अवाम जब तक शख्सियत को वोट नहीं देगी, जो अच्छा आदमी हो, किरदार वाला आदमी हो, जब तक उसको नहीं पहुंचाएंगे असम्बलियों में, ठीक है, तरबियत, लेकिन उसके लिए उनकी तरबियत भी जरूरी है। हम देते हैं पार्टी को वोट देते हैं, वो उसको खंबा खड़ा कर दो, इसको देना है, वो बंदा नाहिल है, जाहिल है, व्हाटएवर, यू नो, हमें उसको वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। हमारे पहले कल्चर जो है सियासी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी मुल्क की भी जो मसाइल का जो हल है वो बल्दियाती निज़ाम होता है, किसी मुल्क का भी, ठीक है। जब तक आप बल्दियाती निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, इनको अपनी औकात पे रखें, MNAs को, MPs को, कि तुम्हारा काम ये काम नहीं है, तुम्हारा काम कानून साजी है। ऐसा देखो कि क्या आवाम को जो परेशानी है उसके लिए फैसिलिटेशन के लिए क्या कानून बनाया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये इन सियासी जो लोग हैं इन्होंने ये सिस्टम इसीलिए बनाया अपने लिए, फ़ौरन आइन अप्रूव होता है, फ़ौरन हर चीज़ पूरी होती है। वजह ये होती है कि यानी 500-600 लोगों ने सब कुछ काम करना होता है, ठीक है। वो अपने मुफादात को देख के सिस्टम बनाते हैं, अवामी मुफादात का कहीं जिक्र नहीं होता, ठीक है। यही हाल इस गवर्नमेंट का भी है, इनके पास दावे बहुत थे, टीम नाहिल टीम है, ठीक है, पता ही नहीं करना क्या है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वजह यही है कि ये
ہم سیاسی نعرے لگا کے عوام کو بیوقوف بنا کے اوپر آ جاتے ہیں اور عوام ہماری بیوقوف ہے ایکچولی. بالکل. اس میں سیاسی لیڈروں کا کوئی کمال نہیں ہے. بتا دوں آپ کو میں, یہ تو 500-600-800 لوگ جو ہیں, یہ تو پوری دنیا, آپ دیکھیں پورے پاکستان میں رول کرتے ہیں نا خاندان. آپ دیکھتے ہیں پوری ہسٹری دیکھیں, پوری منارکی چلی آ رہی ہے. اس ملک میں ایک واحد ایک جماعت ہے. دیکھیے میں اس جماعت کا رکن نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, جو واقعتاً ایک جماعت ہے, دیٹ از جماعت اسلامی, جس میں نہ منارکی ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں, واحد جماعت ہے پاکستان کی جو منظم ہو, جس کے الیکشن ہوتے ہیں. باقی مجھے آپ کسی ایک جماعت میں بتا دیں نہیں ہے, ٹھیک ہے, سارا اس میں جو خاندانی نظام چلتا ہے, ساری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. بالکل ایسا ہی, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ سب جن کا پیسہ ہے اس جماعت اس کی ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ پہلے اس چیز کو سب سے پہلے میں کہوں گا, ہمارا جو نظام تعلیم ہے, اگر جنریشن اچھی کرنی ہے, پہلے نظام تعلیم کو بہتر کریں. بچوں کی ابھی سے شروع کریں, تربیت بہتر کرنا شروع کریں, تاکہ وہ جا کے اچھے لوگوں کا سلیکشن کریں کہ کس کو ہمارے اوپر ہم نمائندہ بنا کے بھیجیں, وہ کام کرے. یہ سیاسی کلچر سر یہ انتہائی تھرڈ کلاس ہے. آپ کتنی بحث کر لیں پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان نے کبھی ترقی نہیں کرنی. آپ لکھ لیں, میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو میں, کہ وجہ یہ کہ ہمارا نظام جب تک چینج نہیں ہوگا, ہم کتنے بھی کر لیں یار یہ جماعت آ جائے وہ جماعت آ جائے, کچھ نہیں بگڑنا سر. یہ اسٹیٹس کو جو بات کر رہے ہیں, جب تک اس کو آپ نہیں توڑیں گے, جب تک آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک یہ سسٹم, جب تک یہ ملک سر نہیں چلنا, آپ کچھ بھی کر لیں, سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بات تو اب لگ بھگ طے ہے. وہ کل بچہ میرے پاس, اسٹوڈنٹ میرا, مجھ سے سوال کرنے لگا کہ سر یہ گورنر کی کیا حیثیت ہوتی ہے صوبے کے اندر. میں نے کہا بس ایک علامتی ایک وہ ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اس نے یہ سوال کیا بچے نے کہ کیا یہ کوئی سڑک بنوا سکتا ہے, کیا کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے, کیا کوئی. میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. تو کیا یہ قانون سازی میں حصہ لے سکتا ہے یا کچھ اس طرح کا. میں نے کہا وہ بھی نہیں لے سکتا. تو اس نے پوچھا پھر یہ فرمائیے کہ یہ اتنا بڑا اس کو ایک محل نما گھر بنا کر دینا, اور پھر یہ اتنے پروٹوکولز اور یہ اخراجات, یہ وہ, اس کا کیا حاصل حصول ہے, یہ ذرا فرمائیے. تو واقعی بچے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو کیا جواب دیں. تو یہ فرق ہوئی کی بات, اس کا مطلب ہے پھر صحیح ہے کہ پھر آپ کو کوئی اور نظام لانا پڑے گا. اور وہ آپ اکثر ایک بات دہراتے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا ذرا بتا دیں کہ یہ کیسے, کیا اس کو واقعی کسی ایسے غسل کی ضرورت ہے جس سے پھر یہ معاملہ صحیح فرمائیں ذرا. ناصر بھائی دیکھیں, انسانی معاشرہ جی فرد سے افراد, ایسا ہی, اور افراد سے معاشرہ جنم لیتے ہیں. ایسا ہی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ہم اس نظام سے محروم ہیں جہاں پہ ہمیں انصاف ملے, جہاں پر امیر غریب کا فرق. آپ پتہ ابھی آپ امریکہ نے آپ کے لیے کیا بات کی تھی, وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ امیر کے لیے الگ مرات ہیں, غریب کے لیے الگ معاملات ہیں. یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں, یہ پورے ملک کی معاشرے کے اندر سرایت کر چکا ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جناب یہ 500-600 خاندان کے ارد گرد پورا معاشرہ گھوم رہا ہے, اور فرد کے بجائے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, میں اس میں ہمیشہ برملا یہ بات کہتا ہوں, بعض لوگ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اس معاشرے کو غسل تیزابی کی ضرورت ہے. غسل تیزابی, جب تک آپ غسل تیزابی نہیں دیں گے, یقین کر ہم ٹی وی پہ ادرز میٹنگ میں صرف ڈیبیٹ کرتے رہے, جب تک اس کے عملی اقدامات نہیں ہوں گے. اور یہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا, یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں اس معاشرے کے اندر, جس طرح کے ایک طالب علم نے اتنی گہری اور بڑی بات کی کہ وہ لوگ جو رول کر رہے ہیں اس حکومت کے اوپر, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو قانون سازی کر رہے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا؟ یقیناً ان کو پتا ہے, لیکن وہ صرف اور صرف اپنی ذات, اپنے خاندان کی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو مجھے نہیں چھیڑو. اس طرح یہ سائلنٹ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اب بھی ضرورت ہے اس عمل کی کہ للہ آنے والے وقت کا تعین کریں, اور اپنے آپ کو, اگر آپ نے بحیثیت قوم منوانا ہے یا دنیا کے ان ممالک سے, دیکھیں جب نہایت افسوس کی بات کرنی پڑ رہی ہے, میں کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں, جب ہم ان کے سربراہان سے بات کرتے ہیں تو اپنے مفادات کی بات کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں. ایسے ہی بھائی, تو دوسرے ممالک کے معاشرے کو دیکھو نا, وہاں پہ موجود فرد کی سوچ کو دیکھو, افراد کو دیوی سہولیات کو سوچو. آج اب ٹیکس لے لیں, کتنی عجب بات ہے کہ ہمیں اس کے لینے کے لیے بار بار اپیل کرنی پڑتی ہے. اور کتنا عجیب معاشرہ ہے کہ اس قوم کو جب عوام کو جا کے اس ملک کے ریونیو دینا ہوتا ہے تو لائنیں لگانی پڑتی ہیں, اور اس میں بھی وہ مراد یافتہ طبقہ گھر بیٹھے تمام معاملات طے کر لیتا ہے, اور عام آدمی بیچارہ صحیح و غلط کی لکیر کے اندر پھنس جاتا ہے. کیوں کہ اس کا اویئرنیس ہی نہیں ہے. جب تک فاروق بھائی کے بقول معاشرے کے اندر تربیت نہیں ہوگی,
उस वक्त तक ये माशरा इसी तरह करवटें बदलता रहेगा और हम और आप वक्त गुजरता रहेगा, सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक तो बेहतर इस अमर की वो इंस्टीट्यूशन लाई जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए जो माशरे की तब्दीली का बाइस बने, जिनकी सोच मस्बत हो, जो अमली इक़दाम करके इस कौम को इस बहरान से बाहर निकालने की सलाहियत रखते हो। देखिए इस वक्त अगर मौजूदा हम हुकूमत की बात करते हैं, कैबिनेट के अंदर आप देखिए पूरी जफर कहते हैं ना अफराद की फौज मौजूद है। अच्छा किसका क्या काम है उसको खुद नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके काम पे मैं तनकीद कर रहा हूँ। कल अवैध शबली साहब ने एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने वेंटिलेटर्स के हवाले से बात की। 2 मिनट गुजरे, फवाद चौधरी साहब आ गए, उन्होंने उस बात की नफी कर दी। ये शिबली साहब को तो इसका पता ही नहीं है। ओ भाई तो इसका तायुन कौन करेगा, किसने क्या बात करनी है? इसका मतलब है आपकी कमान की कमजोरी है। आपके पास कमांड नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है किससे हमें क्या काम लेना है। बस आपने देखना है जनाब इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिसने जितनी जी हजूरी की उसको उतनी मराहत मिल गई। तो जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, मैं और आप बैठ के ही डिबेट करते रहेंगे, हासिल कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। फर्क ये भी माशरे की बुनियाद जो होती है ना, ये इंसाफ के ऊपर डाली जाती है। मैं देख रहा था हुक्मरान जमात का जो सियासी जमात का नाम है वो तहरीक इंसाफ गालिबन हुआ करता था। वो बच्चा मेरा स्टूडेंट वो उर्दू में, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी वो नहीं है, लेकिन वो जब वो लिख कर लाया तो उसने तहरीक की जगह तहरीक इंसाफ को तारीख इंसाफ लिख दिया। तो मैंने उसको गलत नहीं किया। तो बाद में मुझसे उन्होंने पूछा, जो हमारे सीनियर थे टीचर के, ये आपने क्या किया, ये तहरीक इंसाफ को उसने तारीख इंसाफ लिखा। मैंने कहा सर मैं जहाँ से देख रहा हूँ मुझे तो इंसाफ तारीख ही नज़र आ रहा है। फरमाइएगा ज़रा कि ये जो सिलसिला है अगर इंसाफ तारीख होगा तो फिर कैसा माशरा तरक्की पाएगा, ये फरमाइए। बिल्कुल आपने सही बात कही। इस जमात की जो बुनियाद रखी गई थी आज से 25 साल पहले जी, उसमें खान साहब ने यही कहा था कि जब तक इस मुल्क का अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसकी बुनियाद तो ये थी, लेकिन वो अब इस बात को भूल गए। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे मुल्क का यही एक अलमिया है सर। हमारा जो अदालती निज़ाम बनाने वाले कौन है सर? यही MNAs है ना, यही सेनेटर्स है ना सर बनाने वाले। बैठ के बनाने ये सिस्टम में ऐसे लूप होल्स रखना ज़रूरी होता है। देखिए इस सेनेटर्स जो MNAs ज़्यादातर बनते हैं वो लॉयर्स होते हैं। वो लॉयर जज भी बनते हैं। ठीक है। तो हर एक ने अपनी दुकानदारी के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी दुकानदारी को वो वैसे लॉज बनाते हैं, ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो पनपते रहें। ठीक है। हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, मुझे आप बताइए वो ऐसा छुपा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हम जो परेशान हाल होते हैं, सही इंसाफ जो नहीं मिलता, उसकी वजह यही है कि जो हमारा पूरा ये सिस्टम पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन से लेके और अदालत जज तक जो है, जज किस बात पे फैसला देगा जब आपकी प्रोसेस सही हुई नहीं है, आपने वो चीज सिस्टम किया, जज कहेगा भाई एज पर बुक तो भाई ये बंदा रहा है भाई। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग रहा हो जाते हैं जिनका मुझे और आपको पता होता है। हमारा निज़ाम पता है कैसे है? आप कत्ल करें जी, मैं आपको मासूम साबित कर दूंगा, आपको सिर्फ पता है 2 चीजें करनी है बस। ठीक है। आप मकतूल, आप कातिल हैं, आपको रहा करा दूंगा, और आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको कातिल साबित करके आपको मैं मौत की सजा भी दिलवा सकता हूँ। ये बता दूं आपको मैं, ये हमारा निज़ाम है। निज़ाम में ठीक है। तो ये इस निज़ाम का जो लूप होल है, इसको कौन ठीक करेगा? इस निज़ाम को ठीक करने के लिए ना MNAs चाहते हैं करना, ना सेनेटर्स, क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती है सिस्टम से है। ऐसा ही। ठीक है। तो ये सिस्टम, हाँ, तो ये सिस्टम, इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली गरीब, जब आप देखिए एक भैंस चोरी के ऊपर वो 20-20 साल जेल में जड़ रहा होता है, सड़ रहा होता है। ठीक है। फिर वो जज कहता है हाँ भी ठीक है, उसको रहा कर दो भाई। अच्छा, ये जो सिस्टम क्यों बनाया गया? जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उन्होंने अपने लोगों को कंट्रोल करना होता है। अच्छा, मैं पंजाब में एक दफ़ा गया तो मैंने उनसे कहा कि यार अब ये आदमी आपको नहीं पता कितना बदमाश है? बोला यार कोई बात नहीं, ये कोई बदमाश है, लेकिन हमें जब कभी कोई मसला आता है ना, ये पुलिस से छुड़वा भी देता है, हमारा काम भी करवा देता है, हमारा ये काम उनको, क्योंकि वो अवाम की देखिए सोच क्या है, उनको काम खराब भी करने और ऐसा बंदा चाहिए जो उनको छुड़वा भी दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे उनको। तो ये तरबियत है, ये हमारे अवाम का एक जो क्या करना चाहिए, एक मिजाज है। तो वो बदमाशियाँ भी करना चाहते हैं और ऐसे बदमाशों को चाहते हैं कि ऊपर लेकर आए जो उनको रहा भी करवा सके। इसीलिए मैं कहता हूँ ये देखिए, ये जो उन्होंने गुस्ले तेजाबी की मिर्ज़ा ने बात की ना, इससे बड़ा कोई तेजाब से बड़ी कोई चीज़ हो वो शामिल कर ले इसके अंदर। ये अवाम को उस किस्म के गुस्ल की जरूरत है। ठीक है। तो ये डंडा जब तक नहीं होगा यासिर भाई, जब तक कोई टेक्नोक्रेट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनेगी जो मुल्क के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे,
ان لوگوں کے نظام کے لیے نہ سوچے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. اچھا فاروق بھائی، میں تو ٹیکنوکریٹ سے بھی بڑا مایوس ہوں. سچی بات ہی ہے، میں تو اب کوئی اور ہی اس کا آپشن سوچ رہا ہوں. آج کل دماغ میں کچھ عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں کچھ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ایک ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈا ہاں جی اس کے ذریعے مسئلہ جو ہے وہ ڈنڈا چاہیے. دیکھیے جب تک آپ لٹکائیں گے نہیں، مجھے اس دن آپ کو یاد ایک پروگرام تھا ہمارے بڑے اچھے دوست سے بزنس کے، انہوں نے کہا کہ یار آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جزا اور سزا کا قانون کیوں دیا؟ سزا اصلاح کے لیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک وجہ فرمایا. ہم نے لوگوں کو اصلاح اور لوگوں کو ایک اس کی عبرت، رائٹ. ہم جب سزائیں دینا شروع کریں اور ایسا بندہ آئے ڈکٹیٹر ٹائپ کا جو سنے نا کسی کی، اس میں گن میں گیہوں پسے گا. وی نو دیٹ. شجر ممنوع آپ کے یہاں ہاں، کرنا، اگر آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو لوگ آپ کو اور مجھے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے مشرف صاحب کی تعریف میں کچھ ہم نے کلمات کہے، ہم تو معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے جو معیار زندگی اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس کا موازنہ آپ کر کے دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ سوچ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بیٹھ کر یہ لوگ چلا رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کے بغیر دیکھیے ویسا نظام کون لائے گا مارنے والے؟ بتائیے کوئی ہے بندہ؟ نہیں کر سکتا. ڈسپلن اور کہیں ہے ہی نہیں کہیں نا. تو وہ ان کے علاوہ دیکھیے سوچ یہ جب تک لٹکائے نہیں جائیں گے، چوکوں پہ لاشیں 20-20 دن لٹکی نہیں رہیں گی لوگوں کو عبرت کے لیے. ایسے لوگوں کو شاید بات سخت ہے لیکن بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ کراچی میں اتنے جو چوک بنائے ہیں اچھے راؤنڈ اباؤٹس اچھا بنایا ہے، یہاں لٹکائیں لاشوں کو سر. میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں کراچی کے دیکھیے وجہ یہی ہے کہ یہ جب تک لٹکائیں گے نہیں، جب تک نہیں کریں گے، نہ لوگوں کو عبرت آئے گی نہ لوگوں کی اصلاح ہوگی. سزا کا قانون جب تک آپ نہیں کریں گے، اور یہ اب اس عدالتی نظام میں سزا آپ کو نہیں مل سکتی. یہ بتا دوں آپ کو میں ان لوگوں کو. اب دیکھیں کتنا بڑا ایک جرم ہے، مجرم ہے جو رہا ہوتا جا رہا ہے تمام مقدمات میں رہا ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ ایسا سسٹم دیا ہے پروسیکیوشن کا کہ کوئی ہے نہیں، گواہی نہیں ہے، کوئی بولے گواہی نہیں ہے سر، سوری اس کو رہا کرو بھائی، یہ بھی رہا ہے، یہ بھی رہا ہے، سب رہا ہے. تو ہمارا سسٹم ہی غلط ہے. ایکچولی ہمارا سسٹم ہی غلط ہے. ون لاسٹ ورڈ میرے صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب بلدیاتی انتخابات کے بارے میں آگے ایک نشست رکھ لیں گے. اب یہ جو اس حلقے کے انتخابات ہیں اس وقت یہی ایک بڑا معاملہ ہے. کیا آپ کی رائے ہے؟ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا تھا، بہرحال لیکن یہ ہے کہ اب کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ آخری جملہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں امکانات جہاں وہاں کی صورتحال ہے، وہاں پہ اس وقت حقیقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان تین ہی جماعتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، جس میں ایک ایم کیو ایم ہے، ایک پی ایس پی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک. لیکن عوامی رجحان جو میں نے وہاں سروے کیا ہے اس وقت وہ ان سب سے مایوس ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ایسا ہی کہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ہو رہا ہے، جی، کہیں وہی والی بات کی پارٹی دیکھ کے ہو رہا ہے. تو اس وقت جو وہاں صورتحال ہے، یہ تین جماعتوں میں بڑا اہم مقابلہ ہے. اس وقت واڈا صاحب کو آزمانے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہے پی ٹی آئی کو اگر ویسے ہی معاملات نہ ہوئے تو وہاں پہ ان کو کوئی جگہ ملے گی. ٹھیک ہے نا، جو ان کا پہلا اول نمبر تھا چوتھے پانچویں پہ یا بہت سے 32 پہ آ جائیں گے. لیکن یہ تین جماعتیں اس وقت وہاں بڑی ایکٹیو ہیں اور ان کو جو لوگ عوامی حلقے میں سب پذیرائی مل رہی ہے وہ بھی صرف اس امید پہ کہ یار شاید یہ اپنی ہے تو کوئی کر جائیں گے وہ، اور بات ہے آنے والا وقت تعین کرے گا. ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ سن لیا آپ نے اور دیکھ بھی لے کے اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ نشے مند پر بجلی. اور وہ بڑا بھاری رہا جملہ وہ جو تھا اپنوں سے اپنوں میں. اور وہ ہمارے رپورٹر اکثر ایک وہ کہتے تھے کہ اپنوں سے اپنوں میں اپنا میئر، اور وہ یہ سب ہو چکے ہیں سارے ٹوٹ کے جو وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. فاروق بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما تھے، بڑی کھل کر گفتگو کی، عوامی انداز میں بات کی، بات ایسی کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے اور خدا رہے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں. اور گفتگو میں ایک چیز ابھی جس کے اوپر بات ہوئی وہ یہ کہ ووٹ دیتے وقت شخصیت کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کی سیاسی وابستگی ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ کا اس کے کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہو. یہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے یہ برادری کی بنیاد پر، یہ ساری بنیادوں کے اوپر ووٹ دے کر دیکھا جا چکا ہے. اور اس کے جو نتائج آئے ہیں اب تک وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. تو اب سوچنا یہ ہوگا کہ انتخاب جو کرنا ہے جن لوگوں کا وہ کس طرح کیا جائے. تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے اس وقت. تو یہ تمام چیزیں نظر میں رکھیے اور پھر بہتری کی امید لگائیے تو شاید بہتری اس سے آ سکے. یہ پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا، یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور ہوگا، ان سے بھی مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ.